किए उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए, इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला था विकसित भारत होगा 2027 तक, कहाँ है विकसित भारत, किससे बात कर रहे हो तुम, ट्रेड डील कर ले, तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता ना, तो भाजपा क्या कर रही है, किसमें वोट मांगती है, किसमें वोट मांगती है, मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट, 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है। और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है, आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब, क्या मुद्दे होते हैं, एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं, हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम, इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो, ये देशभक्ति होती है, कौन हिंदुत्व के लिए आया, कोई नहीं आया है, ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहाँ करो, मस्जिदों के सामने करो, वहाँ यहाँ मत करो। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान, ये है तो आपके लिए देश का मुद्दा, ये है क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है आपके लिए, जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है, बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। 47 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने, तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था, बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे, कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर बताइए, कितने बुलेट। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। दोस्तों, इस समय देश में एक अजीब तरह के, तो मैं रोज ही बोलता हूं, एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंशन में है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, गरीब को रोटी की टेंशन है, सरकार को 2/3 बहुमत की टेंशन है, छात्रों को पेपर की टेंशन है, विपक्ष को सत्ता की टेंशन है, और जो आम आदमी है उसे रोटी की टेंशन है। इन सब टेंशनों का जो एक मिला जुला संगम है वो बनता सरकार, यानी सरकार के हाथ में सब कुछ है सरकार। लेकिन इस समय सरकार वो कर रही है कि जो उसे पसंद आ रहा है, यानी सरकार सांसद खरीद रही है। 7 सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा खरीद लिए, 20 सांसद टीएमसी के खरीद लिए, और अब नया बवाल उद्धव ठाकरे की यूबीटी पर आ गया है। अब नया खेल आ गया है कि 50 खोके सब ओके। ये नारा पहले भी महाराष्ट्र में गूंजा था, यही नारा अब गूंज गया है। उस पर महुआ मित्रा जो टीएमसी की सांसद, वो कह रही है हमारे वाले तो ज़्यादा में बिके, आपके कम में भी, आप कम में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल है कि जिसके पास पैसा है वो जो चाहे वो कर रहा है। सत्ता अपने हिसाब से देश को चलाना चाहती है, सत्ता लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से नहीं, अपने तरीके से चलाना चाहती है। आखिर ऐसी क्या भूख है इन लोगों को कि जो सांसदों को खरीदने पर आ गए, और 50-50 करोड़ देकर एक सांसद को खरीदा जा रहा है, महाराष्ट्र के को। तो आप खुद महसूस करिए कि इतना पैसा 350 करोड़ और 7 सांसद क्यों दिया जा रहा है, किस काम के लिए दिया जा रहा है, कौन सा ऐसा काम इन्हें करना है। क्या इस देश में एक ऐसा संविधान लागू करना चाहते हैं जिसमें आम आदमी की बात ही ना हो? क्या इस देश में ऐसा संविधान लाना चाहते हैं जहां एक व्यक्ति एक ही राज करे? क्या इस देश में ऐसा संविधान लाना चाहते हैं कि एक बार सब में जगह चुनाव हो जाए, बात खत्म हो जाए, या मतलब कोई प्रेशर में ही ना रहे कोई सरकार? क्या ऐसा संविधान लाना चाहते हैं जहां आम आदमी का दम ही घुट जाए? मुझे तो ऐसा लगता है। महाराष्ट्र से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, एक बार ये खबरें देखिए। हालांकि आज तो वो मामला पिट गया जो सांसद आने का था, लेकिन ये इतनी जल्दी से पिटने वाला मामला भी नहीं लगता। ये खबरें हैं कुछ, इन खबरों को आप देखिए। के लिए सस्ते में क्यों जा रहे हमारे वालों को 4 करोड़ मिले, शिवसेना यूबीटी से बोली टीएमसी सांसद। इस हेडलाइन में बहुत क्लियर नहीं होगा। दरअसल ये महुआ मोइत्रा ने रात में जब ये शुरू हुआ ड्रामा, तो उसने लिखा अपना सपना मनी मनी,
यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कथित तौर पर महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपए एडवांस की पेशकश की गई। ये एडवांस 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने यह भी दावा किया कि सांसदों को 50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं। साथ ही आरोप लगाए हैं कि नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने, आगे चलिए, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने राउत के इस दावे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, सिर्फ 15 करोड़, इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? भरोसा कीजिए, हमारे वालों को 4 करोड़ एडवांस मिले हैं और अगले 36 महीनों के कार्यकाल के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए, हनी प्लस मनी। इसके बाद आगे चलिए, जब ये चर्चा चल रही थी कि कितने 7 हो चुके हैं, 7 में मतलब मिनिमम 6 पहुंच रहे हैं दिल्ली, उस वक्त झटका लगना शुरू होता है जब राजा भाऊ वाजे का स्टेटमेंट आता है और राजा भाऊ वाजे कहते हैं कि वह उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दीना पाटिल, जिनका नाम बागियों की सूची में है, संजय दीना पाटिल भी बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि वह उद्धव गुट के साथ ही बने हुए हैं। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का दावा है कि बागी हुए सांसदों के पास 2/3 बहुमत नहीं है। वहीं शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि 7 सांसद संपर्क में है। 7 सांसद संपर्क में है, ये शिंदे गुट के नेताओं का दावा है। इससे पहले राउत और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के सहयोगी और लोकसभा सदस्य अनिल देसाई ने इस बात को खारिज कर दिया था कि कुछ सांसद अलग गुट बना सकते हैं। सांसदों के बीच बगावत की चर्चाओं के बीच शिवसेना नेता और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इशारों में बागी सांसदों को एक तरह से न्योता दिया। आगे चलिए, उन्होंने क्या कहा सुनिए। अगर सांसद और विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, अगर वे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के आदर्शों में विश्वास रखते हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, तो शिवसेना के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा, अगर वे भविष्य में कभी ऐसा सोचते हैं तो हम उन्हें प्राथमिकता देंगे। ये आप ये देखिए, मैंने कई बता दिया आपको। बच्चों को से मिलने के लिए आज राहुल गांधी कोटा पहुंच गए हैं। कोटा में राहुल गांधी उनकी बातें सुनेंगे, उनसे अपनी बातें करेंगे, उनको बताएंगे किस तरह से उनको आगे करना चाहिए, किस तरह सरकार पर दबाव डालना चाहिए। वो राहुल गांधी की बात है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं फिर से राम मंदिर पर। राम मंदिर के साथ साथ अब एक साधु हैं मथुरा के, उन्होंने कहा जी यहां तो मथुरा में तो कई साल से चंदा घोटाला चल रहा है। गजब की परिस्थिति है साहब, इनकी बात एक बार सुनिए। इस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पर आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। ये कुछ भी हो, देखिए मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन चंदा मंदिर के लिए है, चंदा गरीबों के उद्धार के लिए है, चंदा उन गरीबों के लिए जो भूखे पेट जाते हैं दरबार में दर्शन करते। कहीं कोई मंदिर इस तरह का 24 घंटे का लंगर इस देश में आखिर क्यों नहीं लगाता, जबकि इतना पैसा इन मंदिरों के पास है। खैर, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे ये पाकिस्तानी बता देंगे। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर में जो घोटाला हो रहा है, निकल कर आ गए। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत छोटा मामला है, मंदिर की सोने की और अष्टधातु और हीरे मोती की जो सिलाई थी वो गायब कर दी चंपत राय ने। न्यूज़ 24 पर ये इनका वो चल रहा था लाइव शो, उसकी ये कुछ क्लिप है। मैंने ये क्लिप वहीं से उठाई है। आप ये कह रहा है कि भैया बहुत बड़ा घोटाला है, से चल रही है और 1250 सोने, चांदी, अष्टधातु की कीमती शिलाएं गायब है, राम मंदिर से गायब हो गई। जी बिल्कुल।
गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर वहीं बनाएंगे सौगंध राम की खाते हैं। 1.25 करोड़ राम शिलाएं लाई गई थी अयोध्या। पूरे 3-4 महीने ये मिशन चला था। इसमें मिट्टी से पकाई हुई राम शिलाएं अलग रख दी गई और जो सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों की 1250 राम शिलाएं थी। मुझे बहुत ठीक से याद है, मैं परमहंस रामचंद्र दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, विश्वनाथ दास शास्त्री और संघ के स्थानीय प्रचारक थे यहाँ राम दयाल जी। हम 5 लोग बैठकर इसकी गणना करते थे। मैं ही सबसे कम उम्र का था, इसलिए परमहंस जी मुझसे ही कहते थे, भतीजे तुम बैठकर एक एक नोट करते रहो। उसमें ऐसी ऐसी शिलाएं थी। एक शिला बंबई से आई थी जो हीरे की थी, जिस पर तराशा गया था श्री राम, वो बहुत महंगी थी। एक जौहरी थे सरदार करतार सिंह, उन्होंने देखकर बताया था ये खरबों की है, अरबों की नहीं, खरबों की है। इतनी राम शिलाएं थी 2002 तक। 2002 के लास्ट में, अंतिम समय में ये सारी राम शिलाएं गायब हो गई और प्रभारी चंपत राय जी थे। इसके देख रेख का काम चंपत राय बंसल जी किया करते थे। किस पद पर थे संतोष दुबे उस वक्त? चंपत राय जी किस पद पर थे? ये विश्व हिंदू परिषद में शायद क्षेत्रीय संगठन मंत्री या ऐसे किसी पद पर थे और यही देखते थे इस काम को। अशोक सिंघल जी इनको अपना मुनीम बनाकर रखते थे, उन्हीं से सारा काम लेते थे। सिंघल जी के न रहने पर पूरी अयोध्या का दायित्व तो यही संभालते थे। मतलब मंदिर निर्माण से संबंधित इन चीजों का, सामग्रियों का मूल्यांकन करना, उनको रखना उठाना, देख रेख करना इनका था। तो जब ये राम शिलाएं गायब हुई तो परमहंस रामचंद्र दास जी, जिन्हें प्रतिवाद भयंकर कहा जाता था, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया कि कैसे बिना ताला तोड़े, बिना दरवाजा तोड़े ये राम शिलाएं, इतनी महंगी राम शिलाएं पुलिस के रहते हुए कैसे गायब हुई। पोल खुला तो परमहंस जी चिल्ला कर कहने लगे कि ये चंपत राय ने चोरी कराई है। आप चिंतन कीजिए कि वो सबसे चिल्लाते रहे। वो लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिले, अभी जीवित हैं, पूछ सकते हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले और 2004 तक लगातार लड़ते लड़ते बीमार होकर इस दुनिया से वो चले गए। और उस पर मैंने FIR के लिए कॉपी दी थी। उस समय प्रशांत कुमार यहाँ SSP थे, बाद में जो अभी हाल में DGP होकर रिटायर हुए, यही यहाँ के SSP थे। मैंने इनको तहरीर दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, सब ठंडे बस्ते में चला गया। वही चंपत राय जी हैं जिन्होंने CFPA केली कुंज माने राम फकीर मंदिर, जिस मंदिर में भगवान राम वनवास जाते समय माता कैकेयी ने उनको वलकल वस्त्र दिए थे, उस मंदिर को 4 करोड़ में अपने नाम इन्होंने खरीदा। और उसके बाद हम लोगों ने मुकदमा किया। मैं खुद वादी मुकदमा था, मैं और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, मेरे अधिवक्ता थे बाबू रणजीत लाल वर्मा। मुकदमा किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन रात के अंधेरे में सबको मिला करके मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी वे कीमती मूर्तियां, अष्ट धातु की मूर्तियां चंपत राय जी ने चंपत कर दी। नहीं, आप वहीं बीजेपी के चाटुकार, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे कोई भी हो, वो अगर उनसे कोई सवाल कर ले पत्रकार तो उनसे कह देते आप बेढंगे सवाल कर रहे हैं। अगर उनसे कोई आम आदमी पूछ ले तो उसके घर पे पुलिस पहुंचा देते हैं। ये सौरभ मालवीय जी हैं, ये ABP न्यूज पर कल बैठे हुए थे, इन्होंने एंकर को ही धमका दिया। उसके बाद क्या हुआ, और विनोद अग्निहोत्री ने इस जो ये बोल रहा था, बिना FIR के कोई केस की जांच नहीं हो सकती, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिना FIR के कोई केस कैसे जांच कर सकती है SIT का गठन हो गया, SIT का गठन हो गया, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति ना सही लेकिन FIR तो हो कि यहां से चंदा चोरी हुआ, जबकि वहां पैसा मिला है कैश, उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं है। सुन लीजिए इसकी बात। जांच हो रही है या ये जांच के नाम पर जो उदयवीर कह रहे हैं लीपापोती हो रही है? देखिए संदीप जी, जैसे ही ये मामला बाहर आया है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें हैं, इसके लिए तुरंत सरकार गंभीरता दिखाते हुए ट्रस्ट के आग्रह पर, ट्रस्ट की पहल पर, ट्रस्ट के कहने के बाद तुरंत SIT गठित कर दी। ओहो, ये पुण्य का काम। एक मिनट, आपने 2-3 शब्दों का जो इस्तेमाल किया, मेरा माथा ठनक रहा है। ट्रस्ट के आग्रह पर, मतलब बड़ा कल्याणकारी काम हो रहा था वहां पर।
राम नाम की देखिए, लूट हो रही थी और ट्रस्ट ने दरियादिली दिखाते हुए अनुरोध किया तो मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन कर दिया जो उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। वाह, राम राज्य आ गया। गठन सरकार करती है भाई, तो मार्गदर्शन कौन करेगा? अच्छा, मतलब क्या होता है? अच्छा, कार्य में मार्गदर्शन, हस्तक्षेप नहीं होता ये है मैंने कभी भी। आज पहली 2-3 बार 4 बार अच्छा, आपने मुख्य गलत बिल्कुल प्रस्तुत किया। गलत कैसे आप प्रस्तुत गलत किया? प्रस्तुति दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप गलत- मार्गदर्शन आप होता सुनेंगे है, तो एसआईटी निष्पक्ष जांच के लिए है कि मार्गदर्शन के लिए है? बिल्कुल जांच की होती है। गठित कौन करता है भाई? अच्छा, गठित कौन करता है? सरकार करती है। तो सरकार जब करेगी तो सरकार के मुखिया को ही तो कहेंगे कि उसका मार्गदर्शन में गठित और हुआ है। आशीर्वाद भी दिया जाएगा वो संवैधानिक पद है। और वो एफआईआर संवैधानिक- होगी नहीं। किन आरोपों की जांच हो रही? मुख्यमंत्री- किस आरोप की म- जांच कर, फिर किस आरोप की आप- जांच कर रही है एसआईटी? संदीप जी, आप निराधार और गलत शब्दों मैं का प्रयोग कर रहे हैं। एक मिनट, चलिए, आपने आरोप लगाया कि 3 बार मैंने निराधार शब्दों का इस्तेमाल किया है। एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो निष्पक्ष होती है, वो किसी के कहने पर नहीं, उसको बताया जाएगा आपको ये आरोप करने, मार्गदर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। एसआईटी का काम होता है कि निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट अपनी दे बिल्कुल मुख्यमंत्री को या सरकार को, हाँ, ना कि वो पहले से ही पूछने लगे किस लाइन पे जो है किया जाए। हाँ, मार्गदर्शन नहीं होता है। मार्गदर्शन क्या होता है? मार्गदर्शन बड़े किस बात का? इस देश में तमाम मामलों के लिए एसआईटीज गठित हुई हैं। हाँ। और ये मैं पहली बार सुनने को आ रहा है कि और आशीर्वाद भी शब्द, हाँ, कि वो जो है मार्गदर्शन और आशीर्वाद। अरे भाई, एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी जाए वहां जांच करे और एसआईटी का रिपोर्ट दे। गठन हुआ, एफआईआर नहीं हुई, ये कभी आज तक सुना? किस आरोप की जांच हो रही है फिर? देखिए, एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मतलब आरोप नहीं है पर जांच हो रही है। तो पहले एसआईटी पहला काम ही होता है कि एफआईआर हो, और कायदे से तो होना ये चाहिए था कि ट्रस्ट, मान लीजिए चोरी हुई, गड़बड़ी हुई, ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी सबसे पहले जो है पुलिस में खुद कंप्लेंट कराते, एफआईआर कराते, और फिर कहते कि एफआईआर है, ये अब ये कर्मचारी शक बता, के अब घेरे ये में मुझे है। थोड़ा समझाइए, जो विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं गलत कह रहे हैं क्या? मेरी बात को तो चलिए आपने काट दिया, प्रोफेसर सौरभ मालवीय। अरे भाई, ट्रस्ट वाले अनुरोध मुख्यमंत्री से कर रहे हैं एसआईटी का गठन। वो राम मंदिर से राम जन्मभूमि जो थाना है, कितनी 100 मीटर की दूरी है मनोज? 100 मीटर में जाके एक तहरीर कर देते कि ये चोरी का हमें शंका है। तहरीर नहीं दी, अनुरोध कर दिया सीएम ऑफिस, और एसआईटी जांच करने लगी। एक सेकंड, मैं प्रोफेसर सौरभ मालवीय को ही रखिए। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, किस बात की जांच कर रही है एसआईटी? आरोप तो है ही नहीं कुछ। संदीप जी, मंदिर पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के केंद्र में है, इसलिए ट्रस्ट सीधे जाके थाना नहीं जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती पब्लिक है? डोमेन में, वो पब्लिक डोमेन का चीज है। अच्छा, वो किसी के ट्रस्ट, घर- अच्छा, नई चीज बता रहे हैं, ट्रस्ट नहीं, थाने में नहीं जा सकते। अरे नहीं, क्यों नहीं? जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल निर्णय हो जाएगा उसका। अच्छा। इसलिए सर, ट्रस्ट पर ही आरोप लग रहे हैं, ट्रस्ट के महासचिव पर आरोप लग रहे हैं, ट्रस्ट नहीं जाएगी। ये तो पुलिस पे भरोसा नहीं है लगता राज्य की। ये गलत टाइम पर वीडियो भी फ्रीज हो गया, ऑडियो आ सकता है सौरभ मालवीय का। मैंने कहा ना, बड़ी गजब की परिस्थितियों से इस समय देश गुजर रहा है। हर आदमी परेशान है। वो शेर नहीं है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कमोबेश यही स्थिति है। कोई पत्रकार अगर सच्चा पत्रकार है, पत्रकारिता पर आ जाए वो अपनी पर, और वो सवाल पूछ ले तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। पिछले दिनों आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी गिद्ध बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट में उसने सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता ने गिद्ध बता दिया था पत्रकारों को। गजब की परिस्थिति है इस देश में। ये है मनोज राजन त्रिपाठी जी, ये बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने हाथ झाड़ लिया है राम मंदिर मुद्दे से। यूपी सरकार नहीं चाहती कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, क्योंकि 2026 में 27 में चुनाव आ रहा है। अगर ये मामला बन गया तो योगी जी की कब्र खुद जाएगी। योगी जी इससे बचना चाहते हैं, उन्होंने गेंद पाले में डाल रखी है केंद्र के। लेकिन सवाल यह है, जब केस यूपी का है तो योगी जी कैसे इस पर पल्ला झाड़ सकते हैं? आप किसी भी बात पर, किसी भी विषय में आप इन बीजेपी वालों से
बात करके देखिए, आपको बोलने नहीं देंगे। मथुरा का मामला एक साधु ने उठाया, अभी ये उठा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन वो उठा रहा है, वो कह रहा है घोटाला चल रहा है, यहाँ चंदा चोरी हो रही है। क्या उसकी बात को कोई मानेगा? क्या चंपत राय को हटाया जाएगा? क्या नृपेंद्र मिश्रा को हटाया जाएगा? या इस ट्रस्ट को, राम मंदिर ट्रस्ट जो अब हजारों करोड़ के घोटाले में पहुंच चुकी है, इस पर कोई एक्शन हो पाएगा? ये आम आदमी की भावनाओं की बात है, आम हर उस भारतीय की बात है जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ एक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपको पता है इस देश में एसआईटी की जांच कैसे होती है? किसी एसआईटी में किसी रिपोर्ट का आप मुझे एक हवाला दे दीजिए कि एसआईटी ने ये जांच की थी, इसको परिणाम तक पहुंचा दिया। एसआईटी ये केवल दिखावा है, ये केवल कुछ दिन के लिए ठंडा करने वाली बात है मामले को। ये ठंडा हो जाएगा, आप भी ठंडे हो जाएंगे, पैसा खाने वाला मौज लेगा। जो ड्राइवर था वो करोड़पति बन गया, जो साइकिल पर चलता था वो अरबपति बन गया, जो मांग मांग के रोटी खाता था उसके पास तो पता ही नहीं कितना पैसा है। ये अभी आपने संतोष पाठक से सुना, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले भी सकता हूं चंपत राय का, लेकिन नाम लेने से फायदा क्या है? ये जमीन घोटाला ये कर चुका, पता नहीं क्या क्या कर चुका। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया। हर स्तर पर जमीन अधिग्रहण से लेकर के मंदिर के निर्माण, परिसर के निर्माण और फिर आज चढ़ावे पर का भी घोटाला किया है। ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उससे जुटे हुए लोगों की, ये उन्हीं के संगठन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी नीयत न पहले साफ थी न आज साफ। और मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रभु नाम के नाम का व्यापार किया। अंत में अपनी बात पर तोड़ डालते हुए मैं इतना ही कहूंगी, दोहराते हुए माननीय अध्यक्ष ने जो कहा हमारे, कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और समय अवधि तय होनी चाहिए। अनिश्चित काल की जो अवधि इन्होंने दे दी है वो हमारी मांग है, यही दो मांग है कि ये समय निश्चित समय में हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो। और आज ही एक प्रकरण और सामने आया, 1250 श्री राम शिलाएं गायब हो चुकी और उसमें से कई तो ऐसी शिलाएं थी जो कि बहुत कीमती थी और वो केवल और केवल आस्था के नाम पर प्रभु राम की धरोहर थी। भारतीय जनता पार्टी है उनसे जुड़े हुए घोटालेबाजों की दी। तो ये बड़ा विषय है और इसकी जांच, जिस तरह से धोखा दिया है उन्होंने इस देश के सनातन और प्रभु राम के नाम पर की आस्था रखने वाले लोगों पर, इसका अब पर्दा उठ चुका है। पर जांच सामने आनी चाहिए, जो लोग इसमें दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। खैर, अगर मेरी वजह से कोई भावना आहत हुई हो आपकी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। राहुल गांधी बच्चों से संवाद कर रहे हैं, बच्चों की बातें सुन रहे हैं, उधर एसआईटी उन घोटालेबाजों की जांच कर रही है जो उसी सरकार के मातहत है। कैसा परिणाम आएगा? राहुल गांधी क्या न्याय दिला पाएंगे बच्चों को, और उद्धव ठाकरे क्या बचा पाएंगे अपने सांसदों को? वक्त बताएगा। आज मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।